साथियों, संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको जो गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था उसको एक बार आपको ब्रीफ में थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए कि जो अपना गुलाम वंश है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी और यह मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 24 जून को 1206 ईस्वी को किया गया था और इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। और इसने कुतुब मीनार की क्या डाली थी, नींव डाली थी। और जो कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण किसने पूर्ण कराया था, हमने आपको बताया था इल्तुतमिश ने उसका निर्माण पूरा करवाया था। दिल्ली का कुबूत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, जो ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ही था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, स्थापित या उसको ध्वस्त किया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो मृत्यु थी वो चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन केवल 8 महीने तक यह क्या करता है, शासन कर पाता है। आराम शाह की हत्या उसका करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश क्या था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम ही था, गुलाम और दामाद था। और यह ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का क्या था, गवर्नर था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। कहाँ पर, लाहौर से इसने अपनी राजधानी को बनाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, कब, 1229 में। और देखिए इल्तुतमिश के बाद जो उसका पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज, इसकी गद्दी पर बैठता है दिल्ली की राजगद्दी पर, लेकिन यह अयोग्य साबित होता है। और इसका जो शासन कार्य है इसकी माँ शाह तुर्कान द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो रुकनुद्दीन है उसको हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया जाता है। रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह वेश धारण करके यह राज दरबार में जाती थी। और रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए ताकूत का नियुक्त किया। और रजिया की क्या होता है, रजिया ने गैर मुस्लिम तुर्कों को सामंत बनाने से तुर्की जो अमीर थे वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं और रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की राजगद्दी से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया जाता है। रजिया की शादी अल्तुनिया से कर दी जाती है। इसके बाद फिर से वो शासन प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें यह सफल नहीं हो पाती है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है और बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। और बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 में बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन बहराम मसूर शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ किया और बलबन का जो वास्तविक नाम था वह वहीमुद्दीन था और वह इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। और उसके बाद हमने देखा था बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की क्या करता है, रक्षा करने में सफल रहता है। और राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथाएं बलबन ने क्या की थी, शुरू की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव भी प्रारंभ किया। अपने विरोधियों को इसने दबाने के लिए लौह और रक्ती नीति का अनुसरण किया।
नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि क्या की प्रदान करता है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो शमसुद्दीन कैमूर था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। यह गुलाम वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो ये था गुलाम वंश। तो आइए जो आज का हमारा जो वंश है वो हम खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की क्या की? स्थापना की। तो एक पॉइंट यहीं पर बन जाता है, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। कब? 13 अक्टूबर 1290 ईस्वी को। कब? 13 अक्टूबर 1290 ईस्वी को। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? किलोखरी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी को उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कडामनिकपुर इलाहाबाद में कर दी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी? इसकी हत्या की थी। जलालुद्दीन की हत्या जो इसका भतीजा और दामाद दोनों था क्या? अलाउद्दीन खिलजी 1296 में इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली की राजगद्दी पर यह खुद बैठ जाता है। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बनता है? सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बनता है? सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप्य था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना की नींव की शुरुआत की थी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी क्या थी? सेना थी। तो क्या होता था? पहले सेना को पैसे नहीं दिए जाते थे, उसको केवल रखा, लेकिन इसने क्या किया था? नगद पैसे देकर सेना रखने की क्या मतलब जो आज होता है वेतन मिलता है, जो भी हमारे सैनिक भाई होते हैं उनको महीने में क्या मिलता है? एक अच्छा वेतन मिलता है। तो ऐसे ही इसने जो वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। मतलब यदि 2 का 1 हिस्सा उसको कर के रूप में लोगों को इसको देना पड़ता था। इसने खम्स मतलब लूट का धन सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। मतलब यदि आप कोई लूट होती थी तो उसका 3/4 मतलब 4 हिस्सा में से यदि आपने 4 हिस्सा लूटे हैं तो उसको 3 हिस्सा इसको देने पड़ते थे। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए और कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का क्या आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने अपने जो सेनापति था मलिक काफूर को भेज दिया। जमैयत खां मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीसी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजे को कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। और देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया। तो ये थी देखना, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई जाने वाली नवीन पदानुक्रम। तो देखिए, दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधिरक्षक होता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान
व गुप्तचर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। तो ये बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना विभाग बनाया था उसका एक पदानुक्रम है, जिसे दीवानी रियासत थे जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे, सहनाई मंडी प्रत्येक बाजार का एक बाजार का अध्यक्ष होता था, अधिरक्षक होता था, बरीद जो बाजार के अंदर घूमकर उसका निरीक्षण करता था, और मुनिहार व गुप्तचर जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त किया करता था। तो अभी तक हमने कितना देखा कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की क्या की स्थापना की, और इसने किल्लोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। और जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके दामाद और भतीजी ने दामाद व भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इलाहाबाद में कर दी जाती है। और 22 अक्टूबर 1246 को अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनता है। इसके बचपन का नाम अली था, और इसने पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देकर स्थायी सेना रखने की क्या नींव डाली, और इसके पास सबसे बड़ी विशाल सेना इसी के पास थी। अलाउद्दीन खिलजी भूज राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, और धन लूट का 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। और इसने बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों को शरीर से मांस काटने का आदेश किया, और इसने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो सेनापति था मलिक कपूर को भेजा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा, तो मलिक कपूर को भेजा था। और इसने जमियत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीसी का किला और हजार खम्भ महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये नोट दिया है, इसको देख लीजिए। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। कौन था, मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास पटियाली में हुआ था। 1253 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो कौन था, खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहते थे। बलबन से लेकर कब, मोहम्मद तुगलक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहते थे। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता, तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया गया है। और सितार जो और तबला है, इसका जो आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता था। तो अमीर खुसरो इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटियाला के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। और यह खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा करते थे। इन्हें तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसको तूतीय हिंद कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो को ने ही किया था। तो आगे देखिए, अब सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने ही विभूषित किया। बड़ा ही महान शासक था, इसने स्वयं को ये उपाधि दे दी। सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या किया, विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत क्या किया, नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नसीब नामक अधिकारी वस्तुओं को क्या करता था, परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी, यह खाद्यान्न की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य वस्तुओं आदि बिकने के लिए आती थी। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नियंत्रण प्रणाली है इसकी पूरी जानकारी कहाँ पर मिलती है? जो जियाउद्दीन खिलजी ने अपनी बुक लिखी है तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। ख्वाइज नुन फतूर अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता एवं फुत्स लातीन इसामी की कृति है। फुत्स लातीन इसामी की क्या है? कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब मतलब सेंसर और नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। आगे देखिए इसने क्या किया था? जो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर, मतलब जो इनाम में भूमि दी जाती थी या कि पहले के राजा महाराजा इनाम में जो भूमि दान दिया करते थे, तो इसने सब भूमियों को वापस लेकर इसने खालसा भूमि में बदल दी। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गड़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। चराई कर जो किस पर लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पर, और गड़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। कितने? मंगोल के कितने? 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा आक्रमण कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, और चौथा आक्रमण 1303 में तांगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 305 ईस्वी में अली बेग और तरकात के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कवक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। तो मंगोलों के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के कितने आक्रमण होते हैं? 6 आक्रमण होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? 5 जून 1316 ईस्वी को हो जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, और इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत क्या थी? पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र धारण या वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। बहुत ही ज्ञानी कहलाता था। देखिए एक राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर ही आ जाता। कितना कार्टून लगता होगा, राम जाने। देखिए बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। वाह, गजब का सुल्तान था भाई लोग ये, कि ये नग्न होकर राज दरबार में ही दौड़ जाता था, बच्चों की तरह कि ये राजा है। तो ये क्या था? मुबारक खां नग्न होकर क्या करता था? बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में भी दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। ये देखिए इसने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। कब? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, और खुसरो खां ने पैगंबर की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था? तो वो था मुबारक खिलजी। क्या था? मुबारक खिलजी, जो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था और नग्न होकर भी दरबार में कभी कभी दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, और इसकी हत्या वजीर खुसरो ने 15 अप्रैल 1320 में कर दी। ठीक है।
और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये था हमारा खिलजी वंश। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला हमारा वंश रहेगा उसमें हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।